होगा जो आर्थिक विकास की समझ है। ठीक है, आर्थिक विकास की समझ में अध्याय 1 है, ये अध्याय 1 विकास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बोर्ड परीक्षा के हिसाब से 2 अंक का अध्याय है। कितने अंक का है? 2 अंक का अध्याय है। इसके आधार पर चाहे तो इस अध्याय से 1 अंक वाले 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जा सकते हैं, या 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई भी हो सकता है। इसीलिए इस अध्याय को हमें अच्छे से समझना है। मैं इसकी समरी बता दूं तो मूल रूप से समरी में अपन देखते हैं तो क्या क्या इस अध्याय में पढ़ना है। तो मैं आपको इसका महत्वपूर्ण बता दूं तो सबसे पहले यदि अपन पढ़ें तो इसमें पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के शिशु मृत्यु दर पढ़ेंगे, साक्षरता पढ़ेंगे। ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसी से संबंधित हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी तैयार करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा ये विकास, हम देखते हैं किसी भी देश के विकास की बात करते हैं तो उसके विकास की जो अवधारणा होती है वह उसके आय पर होती है। किसी भी समाज की हो या किसी भी देश, जैसे परिवार में यदि आय, पापा की आय ज़्यादा होती है तो आप परिवार का होता सुखी संपन्न होता है, और आय कम होती है तो निर्धन में चला जाता है। ऐसे ही देश में है कि देश को जो आय प्राप्त होगी तो क्या होगा, देश विकास करेगा। यदि आय प्राप्त नहीं होगी तो देश विकास नहीं करेगा। और आय के साथ जब आय प्राप्त होगी तो उसको क्या होगा, अच्छे से शिक्षा मिल पाएगी, है ना, उसका स्वास्थ्य अच्छे से होगा, वो अपने खान पान पर ध्यान देगा। भाई जिनकी, जैसे आपने देखा होगा गरीब आदमी और एक अमीर आदमी। एक गरीब आदमी क्या होता है, अच्छे से सुविधा से नहीं जी पाता है, लेकिन आय वाला अमीर आदमी क्या होता है, अच्छे से जी पाता है। तो हमें इसके आधार पर भी इसको पढ़ना है। तो देखते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय की। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय हमने देखा कि एक वर्ष कौन सा हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देश को जो आय प्राप्त होती है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। शायद आप जो मैं प्रश्न कह रहा हूँ उसको कॉपी में भी नोट करें क्योंकि मैं बार बार पूछूंगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक वर्ष कौन सा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ये होता है 1 वर्ष। कितने वर्ष कहलाता है? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देश को जो आय प्राप्त होती है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्लियर हो गई सबको? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? 1 वर्ष में देश को उत्पादित वस्तुओं से, ठीक है, जो आय प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्लियर हो चुका है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। अब आता है आगे, हम देखते हैं इसी के आधार पर। तो देख सकते हो आप लोग, विकास के मापदंड में अलग अलग किताब में बताया गया है कि किस आधार पर विकास होता है। ठीक है, ये देखिए, एक भूमिहीन, मैंने आपको बताया उदाहरण कि एक भूमिहीन परिवार होता है, उसकी क्या स्थिति होती है ना, और एक समृद्ध परिवार होता है, उसकी क्या स्थिति होती है। भाई एक गरीब परिवार को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं मिल पाती है, लेकिन अमीर परिवार को उसको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल पाती है। तो ये यहाँ पर ये बताया हुआ है चार्ट में। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए, एक गरीब है बेचारा झोपड़ी में रह रहा है, एक अमीर है वो कार से घूम रहा है। तो जिसकी ज़्यादा आय होगी उसकी सुविधा कितनी होगी, अधिक होगी। आय कम होगी तो सुविधा कम होगी। किस अध्याय में आपने देखे, चित्र के माध्यम से देख रहे हो आप लोग, देखिए। अब हम इस चित्र से इसके बारे में हम देखते हैं तो विचार करने लायक है कि देखिए एक जहाज कितने टन कितना वजन लेकर आया, ये चित्र में बताया हुआ है, और कितने लोग इससे ये हैं। अब विभिन्न देशों की तुलना करें, आय के दृष्टि से विभिन्न देशों की तुलना करें तो कैसे तुलना यहाँ पर बताई गई है। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए तुलना औसत आय। अब बात आती है कि औसत आय किसे कहते हैं, जिसको प्रति व्यक्ति आय या औसत आय को, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय एक ही है। खालिस्तान में पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है, तो याद हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है, औसत आय से। याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। ये तो खालिस्तान में आया है, लेकिन प्रश्न क्या बनेगा कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय किसे कहते हैं। तो सही उत्तर आप देखिएगा कि 1 वर्ष में, ठीक है, 1 वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से जो आय प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। हमने पढ़ा है
राष्ट्रीय आय बढ़ा है कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से जो आय प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? और प्रश्न नोट कीजिएगा कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय किसे कहते हैं। तो उत्तर क्या होगा? देश की कुल आय, जैसे एक वर्ष में देश को जितनी आय मिली, एक वर्ष में देश को जितनी आय मिली, तो देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। तो यहाँ पर कैसे होगा? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या बनेगा? जैसे हमने लिखा प्रति व्यक्ति आय का सूत्र बनेगा देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, तब भाग देने से जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, उसे औसत आय कहते हैं। औसत, यदि दो प्रश्न बने इससे, तीन प्रश्न बन रहे। प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? औसत आय के नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है, उसे प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। दो प्रश्न बने। तीसरा प्रश्न यहाँ आ सकता है कि प्रति व्यक्ति आय का गणना सूत्र लिखिए। तो ये गणना सूत्र क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय का गणना सूत्र क्या हुआ? क्या हुआ? देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। हो गया ना? तीनों प्रश्न क्लियर हो गए ना आपको? तीनों प्रश्न हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, आपने देखा कि प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? औसत आय के नाम से। और हमने दो प्रश्न क्लियर अच्छे से पढ़ लिए हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? पहला प्रश्न हमने पढ़ा यहाँ पर राष्ट्रीय आय। देखिए मैं बार बार आपको एक बता रहा हूँ, ये आपको याद हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय पहला प्रश्न पढ़ा। दूसरा प्रश्न पढ़ा हमने प्रति व्यक्ति आय, व्यक्ति आय। इसके तीन प्रश्न पढ़े। प्रति व्यक्ति आय किसे का दूसरा नाम क्या है? प्रति व्यक्ति आय का गणना सूत्र क्या है? और प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? अब किताब के आधार पर देखते हैं तो प्रति व्यक्ति आय के लिखा हुआ है औसत आय की तुलना प्रति व्यक्ति आय है। औसत आय को खाली स्थान में आ सकता है, इसलिए हमको ये याद हो जाना चाहिए ये पूरा। ये देखिए, ठीक। आगे चलते हैं तो आपने देखा होगा प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति यहाँ पर लिखा हुआ है 2024 में प्रति व्यक्ति आय देखिए डॉलर में लिखा हुआ है। ठीक, जैसी ये है तो इसमें देखते हैं औसत आय किस देश की कितनी है। ये देखिए इस चार्ट में आपने देखा होगा जिसकी आय अच्छी है उसी इस प्रकार से अमीर और गरीब। एक व्यक्ति देखो तीन चेयर पे बैठा हुआ है तो किसकी प्रति व्यक्ति आय अच्छी है? और एक व्यक्ति देखो एक दो चेयर पे कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4। तो देश की जैसी आय होगी, किसी परिवार की जैसी आय होती है, उसके रहन सहन उसके व्यवहार में वैसा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब देखिए ये वाला प्रश्न पूछा जाता था, देखिए किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? खाली स्थान में आ सकता है, ये नोट कर लीजिए। देखिए किस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है? हरियाणा। कितनी है? 3,25,759। कितनी आय प्रति व्यक्ति आय? तो सबसे ज्यादा उच्च आय वाला राज्य कौन सा हुआ? हरियाणा। उच्च आय वाला राज्य कौन सा हुआ? हरियाणा। ये याद हो जाए, खाली स्थान में पूछा जा सकता है कि उच्च आय वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? हरियाणा। तो निम्न आय वाला जहाँ कौन सा, उससे कम वाला कौन सा हुआ अपना? बिहार। निम्न आय वाला कौन सा हुआ? बिहार। तो खाली स्थान, दो खाली स्थान बने। उच्च आय वाला राज्य कौन सा हुआ? हरियाणा। निम्न आय वाला कौन सा हुआ? याद हो जाएगा दोनों, ये हमेशा याद ही कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में कितने पैसे कमाता है? खाली स्थान में आ सकता है कि हरियाणा में एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 3,25,759 रुपए है हरियाणा की सबसे ज्यादा ये है। तो ये हमें आंकड़ों के आधार पे पता हो जाना चाहिए। शिशु मृत्यु दर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर। अब आप देखो शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर की बात कर रहे हैं हम। चलिए तो शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं। हमारे बुक कहाँ पर है?
चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा क्या हुआ? हरियाणा हुआ। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा कौन से देश के राज्य की है? हरियाणा की। निम्न आय कौन सी हुई? बिहार। अब इसी आधार पर देखते हैं, तो शिशु मृत्यु दर ये लिखा हुआ है, शिशु मृत्यु दर, ये परीक्षा में आएगा, शिशु मृत्यु दर। अब शिशु मृत्यु दर की बात करें तो शिशु का मतलब क्या होता है? बच्चा। शिशु का मतलब क्या होता है? बच्चा। और मृत्यु दर रहने मरना, तो शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? 1000 बच्चों पर प्रतिवर्ष मतलब मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर। याद रहेगा, 1000 बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अब आप देख सकते हो कि शिशु मृत्यु दर देखो, केरल में 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए बच्चों पर 6 बच्चे में से 1 वर्ष की आयु तक के पहुंचने से अधिक मर जाते हैं। ठीक है, ये उनका यहाँ पर आंकड़ा बताया हुआ है। उसके बाद शिशु मृत्यु दर के बाद सबसे कम ये आया था परीक्षा में, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे कम शिशु मृत्यु दर कौन से राज्य में है? तो सही उत्तर मिलेगा शिशु मृत्यु दर का केरल। याद रख लीजिएगा, सबसे कम शिशु मृत्यु दर भारत में, सबसे शिशु मृत्यु दर कौन से राज्य में है? कम, केरल में। और एक प्रश्न आता है इसी के आगे, साक्षरता। साक्षरता किसे कहते हैं? तो साक्षरता का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे होना। साक्षरता का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे होना। अब पढ़े लिखे का मतलब क्या है? जो कि 7 वर्ष से अधिक पढ़े लिखे लोगों की संख्या को साक्षरता है। याद हो जाएगा, साक्षरता किसे कहते हैं? 7 वर्ष से अधिक पढ़े लिखे लोगों की संख्या को साक्षरता कहते हैं। और भारत में सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो वह है केरल। केरल के 2 उत्तर मिले हमें, सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल में, महिलाओं की संख्या सबसे अधिक केरल में, ठीक है, और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। 3 हुए ना केरल के उत्तर। सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहाँ पर है? केरल में। सबसे अधिक महिलाएं कहाँ पर है? केरल में। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। तो ये तीनों चीजें हमको केरल से संबंधित याद हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, ये देखिए ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर कितनी है? पुरुष की 76% है और महिला की 54%। आज भी हमारे देश में देख रहे हैं महिलाओं की साक्षरता कम है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, हाँ ये है मानव विकास रिपोर्ट, इसको इंग्लिश में HDI कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि HDI का पूरा नाम लिखिए। तो HDI का पूरा नाम क्या है? मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं इसमें, ये देखिए ये लिखा हुआ है मानव विकास रिपोर्ट में, देखिएगा ये देखिए मानव विकास रिपोर्ट जो है 2025 मानव विकास की रिपोर्ट बताया है। 2025 का नया अपडेट है, इसमें ये बताया हुआ है कि किस प्रकार से मानव विकास रिपोर्ट है। तो मानव विकास रिपोर्ट में हमारा बेहतर स्थिति में, भारत से भी बेहतर स्थिति में देश है श्रीलंका। प्रश्न ये आएगा कि मानव विकास रिपोर्ट में भारत से भी बेहतर देश कौन सा है? तो उत्तर क्या मिलेगा? श्रीलंका। याद रहेगा श्रीलंका। और उसी के बाद देखिए परीक्षा HDI का पूरा नाम मानव विकास सूचकांक। ये देखिए लिखने के लिए आएगा कि HDI का पूरा नाम क्या है? क्या है? मानव विकास सूचकांक। ये देखिए HDI मानव विकास सूचकांक। और भारत कौन से नंबर पर है? 100। इसमें कितने देश है? 193 देश। ये दिया हुआ है, ये 2025 की रिपोर्ट बता रहा है। इसी के आधार पर हमने विकास की धारणीयता पढ़ी। विकास की धारणीयता क्या है? हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह जानना चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। तो प्रश्न यह आता है कि विकास की धारणीयता किसे कहते हैं? विकास की धारणीयता किसे कहते हैं? तो विकास की धारणीयता का मतलब क्या है? किसी कमजोर देश को उच्च स्तर पर लाना, नीचे नहीं जाना, और भावी पीढ़ी के लिए यथा नहीं कमजोर। तो भाई यदि मान लीजिए कोई अमीर नहीं बन सकता, लेकिन गरीब तो ना बने, गरीब तो ना बने। यदि गरीब बनेगा तो विकास होगा क्या? नहीं होगा।
और यदि अमीर बनते जा रहा है जैसा का वैसा है, तो भी ये लिखा हुआ है कि विकास का ये स्तर ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए स्तर जैसा का वैसा बना रहे, इसी को कहते हैं विकास की धारणीयता। आगे देखते हैं, इसमें ये दिया हुआ है आंकड़े, सबसे ज्यादा विकास किस आधार पर हुआ। अब इसमें अभ्यास प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से आती है। तो आपने देखा होगा ये अभ्यास प्रश्न में आपको बता रहा हूँ, ये दो प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्भर रहता है। भाई किसी भी देश का विकास किस पर आधारित रहेगा, प्रतिव्यक्तियां अच्छी होनी चाहिए, साक्षरता अच्छा होना चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो आपका इसका उत्तर क्या है, उपरोक्त सभी। याद रहेगा इसका उत्तर क्या है, उपरोक्त सभी। उसके बाद निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो हमने कौन से देश को पढ़ा था, जो भारत की स्थिति अच्छी है वह है श्रीलंका। तो उत्तर ये श्रीलंका। ये बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड के हिसाब से प्रश्न है। तो आज हमने इस अध्याय से जो पढ़ा, पहला पढ़ा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय ये हमने पढ़ा। किसे कहते हैं राष्ट्रीय आय, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से जो आय प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय आय। दूसरा हमने क्या पढ़ा, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, इसका दूसरा नाम क्या है, औसत आय। औसत आय, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय किसे कहते हैं, तो देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है, उसे प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। ये हमें दिमाग में आना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा शिशु मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, 1000 पुरुषों को 1000 बच्चों पर मरने वालों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके बाद हमने चौथा पढ़ा साक्षरता क्या है। तो साक्षरता का मतलब कुल 7 वर्ष से अधिक पढ़े लिखे लोगों की संख्या को साक्षरता कहते हैं। ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। और उसके बाद हमने पढ़ा था HDI। इसका क्या है, HDI का पूरा फॉर्म क्या है, मानव विकास सूचकांक। इसका पूरा क्या है, मानव विकास सूचकांक। और ये जरूर पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है। तो याद रखना, मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट UNDP ये संस्था जो है वह मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट देता है। तो आज हमने ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पढ़े, जो उनका अध्याय था। शायद आप लोग इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ जाएंगे और आसानी से प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे।